प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू किए थे ना? जी सर। जी सर। जी बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रतिकूल जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल रहा है बराबर। 1-2 साल अपवाद छोड़कर बैलेंस ऑफ पेमेंट सदैव भारत में क्या रहा है? प्रतिकूल रहा है। उस प्रतिकूल को कैसे अनुकूल बनाया जाए, ये क्वेश्चन रहता है। कैसे प्रतिकूल को अनुकूल बनाया जाए। गौतम जी सर। प्रतिकूल अच्छा है कि अनुकूल अच्छा है? सर अनुकूल अच्छा है। तो प्रतिकूल से अनुकूल बनाने का उपाय हम लोग करेंगे। जी सर। प्रणाम सर। प्रतिकूल जो है कब रहता है? जब RF से बड़ा हो जाए PF। यस सर। RF से बड़ा PF होगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिकूल। प्रतिकूल भुगतान से। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने के लिए प्रतिकूल को अनुकूल बनाने के लिए नंबर 1 RF को बढ़ाया जाए। नंबर 2 PF को घटाया जाए। RF को बढ़ाया जाए, कहीं तो PF को घटाया जाए। जो भी उपाय हम लोग पढ़ेंगे वो इसी दोनों में कोई वो काम करेगा।
पहला उपाय है मुद्रा और स्थिति लाया जाए। डिफ्लेशन देश में लाने पर अरे पड़ेगा। देश में वस्तुओं का मूल्य घट जाएगा। देश में वस्तुओं का मूल्य घट जाएगा। डिफ्लेशन में मूल्य घट जाता है। मूल्य घटेगा तो हमारा निर्यात क्या होगा? निर्यात बढ़ जाएगा बढ़ेगा सर, सर। निर्यात बढ़ जाएगा। देश से निर्यात बढ़ जाएगा। जी निर्यात बढ़ेगा, आयात बढ़ेगा। देश में बढ़ जाएगी। शेष की प्रतिकूलता घटने लगी। लेकिन ये विधि को पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि मुद्रा और स्थिति से मूल्य घटती है और बेरोजगारी देश में बढ़ गई। इसलिए इस विधि को रिजेक्ट कर दिया गया। इन्फ्लेशन में घटा है आवाज हो रहा है, बहुत आवाज आ रही है सर। चलो देख रहे हैं हम यहाँ से। म्यूट कीजिए सवाल। इन्फ्लेशन में मूल्य घटता है और साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। मूल्य घटता है और साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। ये
तरीका को पसंद नहीं किया जाता। समझ में बात आई? मूल्य घट जाएगा, निर्यात बढ़ेगा। लेकिन खराबी क्या है इसमें? इसमें मूल्य घटता है, सस्ता देश में बेरोजगारी फैल जाती है। कोई सरकार इसको पसंद नहीं करे। कोई नेता इसको पसंद नहीं करेगा। ये पहला पॉइंट। लिख लिए? जी सर। जी सर। पॉइंट जो है विनिमय दर में ह्रास। बाजार में विनिमय दर में ह्रास होने से डॉलर की मांग एवं पूर्ति परिवर्तन होता है। निर्यात बढ़ता है। आयात घटता है। भुगतान संतुलन। संतुलन की प्रतिकूलता। $1 अभी कितना के बराबर है? 83। अगर $1 82 के बजाय
85 हो गया। राशि देने के बजाय 85 हो गया। तो रुपया का मूल्य घट गया। और $1 के लिए राशि के बजाय 85 देना होगा। विदेशी क्रेता भारत का सामान अधिक खरीदेगा। निर्यात में वृद्धि होगी। सर अभी सर्च किया है तो $1 मार्च 2021 तक का 73.46 पैसा, 73 रुपया 40 पैसा। अब अभी मार्च 2021 में कितना रुपया है? 73 रुपया 46 पैसा। कितना रुपया? 73.46 मार्च 2021। हाँ? 73 कब का? 73.46 मार्च 2021। मार्च 2021 अभी नहीं है ना। अच्छा अभी जो बताई ठीक है। ये तो उदाहरण दे रहा है तो दशमलव लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। दिन अभी उदाहरण दे रहे हैं कि 82 है तो 85 हो जाए। ये है वो नहीं बता रहे। अच्छा अब सर जी ऐसा सर होता है। समझ गए सर। काल्पनिक है। काल्पनिक उदाहरण बता रहे हैं। 0.36 पैसा 35 पैसा पर नहीं ध्यान दो। ध्यान क्या बात पर देना है? कम हो गया 82 से देना पड़ेगा 85। तो रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है लेकिन कहलाएगा विनिमय दर में आराम। रुपया आपको 82 के बजाय 85 देना है लेकिन इसको बोला जाएगा इकोनॉमिक्स में विनिमय दर में ह्रास।
और इसका कारण होगा डॉलर के मांग और पूर्ति में परिवर्तन। डॉलर के मांग और पूर्ति में परिवर्तन चित्र से अभी दिखा रहे हैं। देखिए डॉलर की मांग बढ़ गई, देश में डॉलर की मांग बढ़ गई, अब हम गर्जमंद हो गए, अब हम दे रहे हैं 85। डॉलर की मांग बढ़ने पर विनिमय दर में ह्रास हो गया। विनिमय दर में ह्रास का क्या कारण है? डॉलर का डॉलर- मांग, डॉलर की मांग बढ़ेगी। डॉलर की मांग में वृद्धि। ये पहला कारण, डॉलर की मांग में वृद्धि। डॉलर की मांग जो करते हो और डॉलर की पूर्ति में कमी हो जाए, डॉलर की पूर्ति में कमी हो जाए, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? चित्र उतार लिए? जी सर। डिमांड डॉलर का है, सप्लाई डॉलर का है, रेट काल्पनिक है, 82 रुपया रख रहे हैं $1 का। अब जो है अचानक सप्लाई ऑफ डॉलर जो है घट गया, सप्लाई ऑफ डॉलर घट गया, और की बिंदु से घटक के यहाँ चला है।
दूसरा कारण होगा डॉलर की पूर्ति घट जाए। और डॉलर की मांग स्थिर है, मांग रेखा स्थिर है, तब विनिमय दर में आराम हो जाएगा। तब विनिमय दर में पास हो जाएगा। भारत को डॉलर के लिए अब 85 रुपया देना होगा। सर डॉलर का जो पूर्ति बढ़ने से सर कैसे ह्रास होगा सर, ये समझ में नहीं आया। अंग्रेज भाग गया था ना भारत से, जी भारत से अंग्रेज भाग गया था कि नहीं? जी भाग गया था। इस तरह से मार्केट कीजिएगा, सब अमेरिकन कंपनी भाग जाएगा यहाँ से। जी तो डॉलर का पूर्ति क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा। ये कहता है कि देश में शांति रखिए, मार्केट मत कीजिए, स्थिर रखिए, लेकिन यहाँ आग लगा दिया, कंपनी में जला दिया, तोड़-फोड़ कर दिया, इससे डर से जो विदेशी इन्वेस्टर है भाग जाएगा। जी कैसे भागेगा? पूर्ति की रेखा ऊपर खिसक जाएगी, ऊपर खसकना मैंने ह्रास। जी तो पूर्ति घटने का कारण है विदेशी कंपनी जो है अपना हाथ खींच लेगी इंडिया में व्यापार करने से। अगर इंडिया में सब चीज बहुत अच्छा से चल रहा है, डॉलर हमारे यहाँ बढ़ रहा है, लुगा रहा है, बढ़ा रहा है, जा रहा है। जी सर, लेकिन हमको ये पूर्ति मतलब अगर डिमांड अधिक हो जाएगा तो कैसे घटेगा सर ये? डिमांड की मतलब रेखा तो ज्यों की त्यों है। नहीं रेखा सर, से समझ आ रहा है। सर इसके पहले वाला में था ना कि सर डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जा रहा है। तो डॉलर का डिमांड बढ़ गया, जी तो तुम तैयार हो कि हमको 82 के बजाय 85 देंगे, हमको दीजिए डॉलर। भारत में बहुत ज्यादा आदमी को डॉलर की जरूरत हो जाए, व्यापार जी बढ़ाना चाहिए। जी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो हो रहा है, जी तो अधिक से अधिक डॉलर की मांग बढ़ेगी, जी फिर पूर्ति आपका रेखा जो करते हुए, जी तब आप 82 के बजाय 85 देने को तैयार हो गए। जी इसी को विनिमय दर ह्रास कहें। अर्थव्यवस्था में मांग क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ की नीति हो गई है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। इतना विदेश से मंगाना है, मंगाइए, कोई रोक नहीं है। जब कोई रोक नहीं है तो हर फैक्ट्री वाला चाहता है कि विदेश से ज्यादा हम मंगावे, सामान न बेचे। डॉलर की मांग क्या हो जाएगी? डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। सर पूर्ति वाला एक बार और समझा दीजिए सर, ये पूर्ति बढ़ने से विनिमय दर कैसे घट जाएगा?
ये हम घटना बोल रहे हैं, तुम बढ़ना बोल रहे हो। जी सर, विनिमय दर घट जाएगी सर। अगर डॉलर की पूर्ति बढ़ने से घट जा रही है तो सर ये समझ में थोड़ा समझा दीजिए। बाहर से जो डॉलर आ रहा था जी वो डॉलर अब नहीं आएगा, जी कोरोना लेके हो जिस कारण से हो। जी। तो की रेखा आपको घट गई, अच्छा, पूर्ति रेखा घट गई। जी मांग की रेखा जो पीते हो। जी जी इकोनॉमिक्स का नियम है कि जहाँ मांग पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटे जी वही रेट होगा। जी। पहले ई पर काट रही थी, अब ए पर काट रही जी है। रेट वही रहेगा कि बदल जाएगा? सर बदल जाएगा। कल के बेराती होगी। जी क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर है। कहने का है कि या तो मांग बढ़ जाए, जी पूर्ति स्थिर रहे, जी या पूर्ति घट जाए, जी मांग स्थिर रहे। जी दोनों हाल में विनिमय दर में हारा। जी सर। अब देखिए तीसरा जो है वो दूसरा से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा समझे रहिएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तीसरा का नाम होता है अवमूल्यन। जब सरकार अवमूल्यन कानून के द्वारा सरकार घोषणा करती है कि $1 बराबर 83 के जगह पर $1 बराबर 85 यह कानून द्वारा भारत सरकार जब लागू करे तो इसे विनिमय दर ह्रास नहीं कहते, तो बोलेंगे अवमूल्यन कहा जाए। अवमूल्यन कहा जाए, बात वही है। लेकिन विनिमय दर ह्रास जो है बाजार के शक्तियों के द्वारा होता है। मांग पूर्ति पलट भी सकता है, इसलिए अखबार में रोज रेट निकलता है। इकोनॉमिक टाइम्स लीजिए, कोई भी अखबार लीजिएगा तो विनिमय दर उसमें निकाल रहा है। जी सर, आज का 74.20 है। हाँ, आज का कितना है? 74.20। 74.20। जी ये बाजार की मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित है।
सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। कोई सरकार जो है अवमूल्यन नहीं करना चाहती, क्योंकि अवमूल्यन जो है परमानेंट, एक बार लागू हो गया तो फिर घटा नहीं सकते। देखिए $1 बराबर 74 रुपया 25 पैसा है, पहले देखोगे तो हो जाएगा $1 बराबर 74 रुपया 10 पैसा। थोड़े थोड़े कर सकता है, 10 पैसा, 5 पैसा, 15 पैसा। जब मांग पूर्ति के द्वारा होगा तो विनिमय दर ह्रास करेंगे, लेकिन कानून द्वारा अगर जी सरकार सर। सर जी सर। रुपया डॉलर कब बराबर होगा सर? है, तो रुपया और डॉलर दोनों कब बराबर हो जाएगा सर? कभी बराबर नहीं होगा। रुपया और डॉलर जो है ना, कभी बराबर नहीं होगा। तो क्या कमजोर है? सर अभी देखे हैं तो सर 5 मिनट पहले देखे थे तो इतना था, अभी 16 हो गया है सर। तो रोज बदलता रहता, बोले ना मांग पूर्ति कारण। मांग पूर्ति पूरे देश में विदेश में परिवर्तित होता है, उसका प्रभाव तो होता है। कौन मांग रहा है, कौन ले रहा है। जी। सरकारी रेट नहीं है। आज दिमाग में जी। घुसा, अखबार में रोज क्यों निकलता है? क्योंकि मांग पूर्ति के जी द्वारा सर। होता है। जी सर। मांग पूर्ति अदृश्य है, लेकिन प्रभाव बाजार में पड़ेगा। जी। 1947 में था $1 बराबर 1 रुपया। $1 बराबर 10 रुपया था 1973 में, और 73 के बाद से बढ़ना शुरू हो गया। अब 74 रुपया हो गया। और मूल्यांकन के द्वारा भी वही काम होता है, लेकिन वो जबरदस्ती का हो गया, कानून बनाकर हो गया। कोई भी सरकार जो है उसमें नाक नहीं डालना चाहती, बाजार पर छोड़ दे। 1973 के बाद से ये नियम हो गया कि सरकार हाथ मत डाले। बाजार के द्वारा जो उतार चढ़ाव होगा सबको मान्य होगा। पेट्रोल कैसे 100 रुपया हो गया? पेट्रोल 1973 में 10 रुपया में 1 लीटर था। इंटरनेशनल मूल्य के कारण बढ़ के हो गया 100 रुपया। इंटरनेशनल मूल्य जो है पूरे विश्व के मांग और पूर्ति पर आधारित। सर लेकिन वर्तमान में तो सर इंटरनेशनल मूल्य कच्चा तेल का सर कम है सर, लेकिन फिर भी इंडिया में बढ़ रहा है। देश का अपना नियम होता है, जी। इंटरनेशनल रेट पर जो आया प्लस गवर्नमेंट का टैक्स, जी सर। रेट बढ़ गया। गवर्नमेंट को दूसरा कोई स्रोत नहीं है, गरीब देश पेट्रोल तो है के लिए खरीदेगा ही। इंटरनेशनल रेट से जो आता है जी। प्लस क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स। जी। रेट बढ़ गया। अभी कनाडा में है $1 बराबर एक पेट्रोल 1 लीटर।
हम लोग के यहाँ पेट्रोल 100 रुपया हो गया। देश का अलग अलग इकोनॉमिक्स है। यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, हमें दिमाग में प्रैक्टिकल घुस रहा है। प्रैक्टिकल में थोड़ी थ्योरेटिकल बात आती है, इसमें मान्यता है अन्य बातें स्थिर रहे जी तब ये बातें। जी मांग स्थिर रहे, पूर्ति बढ़ गया, तब विनिमय दर में ह्रास हो गया। पूर्ति स्थिर रहे, मांग बढ़ गया, तब विनिमय दर में ह्रास हो गया। जी सर। मान्यता है ये वो स्थिर रहे, वो बढ़े। जी उसको विनिमय दर में ह्रास कहेंगे। सरकार कानून बना करके रेट को कर देगा $1 बराबर 85 रुपये। इसको विनिमय दर में ह्रास नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अवमूल्यन के इसको अवमूल्यन कहेंगे। अवमूल्यन। समझे गौतम? जी सर। अवमूल्यन कब हुआ था भारत में? 1973। क्या बोले? अवमूल्यन कब हुआ था? आप बताओ। सर ये नहीं पता है, उसके बाद तो खत्म कर दिया गया कि अवमूल्यन नहीं होगा। तुमको कौन वर्ष मालूम है अवमूल्यन क्या? नहीं सर, नहीं पता है। हाँ तो देख लो, भारतवर्ष में लास्ट अवमूल्यन हुआ है 1991। 93 में। उसके पहले हुआ था 1956। सर कितना किया गया था सर? सर 1991 में जब अवमूल्यन हुआ था तो सर $1 बराबर कितना रखा गया था? देखोगे ना भाई, वो देखो गूगल में देखोगे। जी सर। हुआ था, देखोगे रेट 20-22% परिवर्तित। जी 1991 में 2 बार किया, जुलाई महीने में। जी जी तो उद्देश्य यहाँ हमारा है ये जानना कि अवमूल्यन क्या है। सरकार द्वारा कानून बनाकर, जी सरकार कानून बनाए हुए है अवमूल्यन कानून, अवमूल्यन अधिनियम, डिवैल्यूएशन एक्ट। डिवैल्यूएशन एक्ट के द्वारा जब विनिमय दर में परिवर्तन होगा उसको अवमूल्यन कहें, और बाजार के मांग और पूर्ति के द्वारा होगा जी तो उसको कहेंगे विनिमय दर ह्रास। जी बस इसी बात को आपको जानना जी है। सर। बाकी किताब को पढ़िए, किताब में पढ़िए और उसको देखिए। इंडियन इकोनॉमिक्स का किताब होगा, भारतीय अर्थशास्त्र, उसमें अवमूल्यन चैप्टर दिए होगा तो देखिए, और लिखे होगा 22% को परिवर्तित हो गया, 20% परिवर्तित हो गया, 18% हो। उस समय के हिसाब से जो मैक्सिमम हो सकता है वो किया गया। बात हम लोगों का यही खत्म होता है, दोनों में घटाया जाएगा, लेकिन विनिमय दर जो होगा वो रोज घटेगा, अखबार में देखिएगा। सरकार जो घटाई है वो एक बार ही घटा दी, वो 1991। जी उसके बाद से फिर छूछा नहीं करती।
बाजार में स्वतः मांग और पूर्ति 192 वो कंट्री है, 193 कंट्री है, सब कंट्री आपस में व्यापार करता है। किसी चीज का मांग ज्यादा हो गया, किसी का मांग कम हो गया, खरीदारी बढ़ गई, उसका असर हो जाता है रेट के ऊपर। डॉलर जो है वो पूरे वर्ल्ड का करेंसी है, हर कंट्री को डॉलर चाहिए। रुपया से का डिमांड नेपाल में होगा, बांग्लादेश में होगा, भूटान में होगा, अगल बगल वाला जो है वो रुपया को महत्व देगा। अमेरिका में रुपया तो कुछ नहीं आपको मिलेगा। सर जब यूरोपीय कंट्री बहुत सारे देश पर उसका मतलब कब्जा रहा सर, तो उसका जो यूरो है सर वो क्यों नहीं हुआ इंटरनेशनल सर, ये डॉलर क्यों हो गया? एटम बम गिरा किस देश पर? जापान पर सर। कौन गिरा है? अमेरिका। अमेरिका में। बस वही डर है। सबसे ताकतवर विश्व में कौन देश है? अमेरिका। अभी तो अमेरिका है सर। अभी तो नहीं जी सॉरी सर। वही रहेगा, अमेरिका ही रहेगा। जी सर, नंबर 1 अभी स्टार्टिंग। विश्व का सबसे ताकतवर देश है, नंबर 1, जी इसलिए उसी का रेट रहेगा। जी। अब अमेरिका क्यों इतना ताकतवर हो गया? जी उसके लिए वो किताब है अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्ट्री, जी तो पढ़ो उसको, लाइब्रेरी से लेके पढ़ो क्या है अमेरिका इकोनॉमिक हिस्ट्री। 33 करोड़ आदमी है, 60 करोड़ कार है, हर आदमी को 2 कार है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो कार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, है वहां से जाके बेरोजगारी भत्ता देता है, सरकार पैसा देते लीजिए खाइए रही। यहाँ पर आपको वैसा कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन है 130 करोड़, जी उसमें 80 करोड़ को सरकार खिला रही है अभी आटा चावल देकर। क्लियर हो गया है कि 80 करोड़ आदमी जो है गरीब है। जी अधिक गरीब, कम गरीब, गरीबों में गरीब 2, लेकिन वो कैटेगरी जो है पुअर इंडिया है, जहाँ 80 करोड़ आदमी को सरकार फ्री दे रही है खाने की, चावल और दाल। वो 80 करोड़ आंकड़ा बतला रहा है पॉवर्टी का जो बक्सा है, उसमें 80 करोड़ आदमी, उसके बाहर जो है वो पॉवर्टी के बाहर। तो निष्कर्ष निकलता है विनिमय दर बढ़ेगा घटेगा, कारण उसका है मांग पूर्ति, उसको कहा जाएगा विनिमय दर। विनिमय दर में ह्रास, क्या कहेंगे? विनिमय दर में ह्रास। और अगर सरकार जबरदस्ती 1991 में 2 बार इवैल्यूएशन की IMF के कहने पर, तो आर्थिक स्थिति में कुछ गड़बड़ी, डॉलर नहीं, कर्जा बहुत ज्यादा था कि हम डिवैल्यूएशन कर दो, कानून बना के डिवैल्यूएशन कानून लगा दिया। वैसा हमारे यहाँ पाकिस्तान और चाइना युद्ध किया। पाकिस्तान युद्ध किया, पहले 1962 में चीन युद्ध किया, 1965 में पाकिस्तान युद्ध किया, हमारी स्थिति खराब हो गई। 1966 में हम लोग
सरकार कानून द्वारा इवैल्यूएशन करे। और एक है कि रोज अखबार में विनिमय दर छापा जाता है, वो मांग के द्वारा निर्धारित होता है। कैसे निकलता है? मांग पूर्ति से। इंडियन इकोनॉमी में कौन किताब रखे हुए हो? सर लाल एंड लाल का है सर। और होगा उसमें, उसी में निकाल के अवमूल्यन चैप्टर पढ़ोगे। किताब तो पढ़ो, तुम्हारे क्वेश्चन से पता चलता है कि तुम ऊपर जहाँ पर ज्यादा पढ़ते हो, किताब नहीं पढ़ रहे। लाल एंड लाल जो है उत्तर प्रदेश वाला है, कहाँ का है जी। तो चैप्टर निकाल के पढ़ोगे। बेसिक बात ये थ्योरी का है, सरकार अगर हस्तक्षेप करेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अवमूल्यन। अवमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन। और छोड़ दे बाजार उसको ऊपर नीचे करे। तो विनिमय मूल्य ह्रास। मार्च महीने में कितना बोली थी? मार्च महीने में था सर 73.46। 73 रुपया था जी। आज का बता रहा है गौतम की 74 रुपया। जी 74.21 है सर आज का। हाँ, आज का 74.2 है। 74 और 73 में 1 रुपये का अंतर हुआ है। जी। वो उतार चढ़ाव से होते रहता है, दशमलव में होगा, दशमलव होते होते फिर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 73, 73 हो जाएगा 74, 74 से पार करके 74.2 हो गया। तो ये परिवर्तन जो है किया जाता है। निष्कर्ष निकला कि विनिमय दर में ह्रास और ये अवमूल्यन और मुद्रास्फीति, ये 3 पॉइंट बताए हैं जिससे कि आप भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करेंगे। नंबर 1 मुद्रा अस्फीति डिफ्लेशन, नंबर 2 एक्सचेंज डेप्रिसिएशन विनिमय दर में ह्रास, नंबर 3 डिवैल्यूएशन अवमूल्यन। That's all. सर ये इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में घाटे को ठीक करने के लिए अवमूल्यन के प्रभावशीलता की विवेचना कीजिए, तो सर उसमें भारत जो 1966 में अवमूल्यन किया, 1991 में जो अवमूल्यन किया, उसकी भी चर्चा करेंगे ना? चर्चा करोगे ना भाई जी। 3 बार तो हुआ ही है। जी। बात पता चले और मूल्यन तथा विनिमय दर में ह्रास में अंतर करके सारा जो बात बताया है चित्र के साथ इतना बात बताए हैं सब वहां चला जाएगा। ऊपर हेडिंग हो जाएगा अवमूल्यन तथा विनिमय दर में ह्रास में अंतर। चित्र तो जितना भी पढ़ी हो सब इस्तेमाल हो जाएगा। End of the class. प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। कुछ रहिए।